Hello everyone. Today we are going to discuss Contract Act 1872, its meaning and definition, and then essentials of a valid contract. Every person enters into a number of transactions every day cautiously or otherwise. यानी हर एक पर्सन डेली किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है हर रोज़. The law of contract provides definiteness to these transaction. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सारी जो ट्रांजैक्शन है इनमें से जो जिनके ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है वो लीगल ट्रांजैक्शन का रूप जो है वो ले लेती हैं. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन एज एग्रीड बाय द पार्टीज. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो पार्टीज जो है वो अपने प्रॉमिस को इंश्योर करती हैं, अपना एग्रीमेंट जो है वो पूरा करती हैं. जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस्तेमाल होता है वो है, it is governed by the Indian Contract Act 1872 and it is applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेसिकली इट कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और भी इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि बहुत सारे लॉज इससे और भी रिलेटेड हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी एक्ट एक्सेट्रा, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. सो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट सेज that an agreement enforceable by law is a contract. ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम लीगली एनफोर्स करवा सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट इम्प्लाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. नंबर 1 एन एग्रीमेंट एंड नंबर 2 it is enforceable by law. So these two components must be there. To call something a contract, there should be an agreement and it should be enforceable by law. So जो agreement है ये कैसे existence में आता है? Agreement comes into existence only after a proposal or offer made by one party and accepted by other. Agreement हिंदी में जिसे हम एक समझौता जिसको कह सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई प्रपोज़ल या कोई ऑफ़र देता है और दूसरा पर्सन या पार्टी उस एग्रीमेंट उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है, देन देयर इज़ एन एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट को हम कहेंगे इट इज़ एन ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस. एग्रीमेंट क्या है? इट इज़ एन ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी. नाउ कम्स दी मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या होगा कि अगर एक एग्रीमेंट शामिल है, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसे हम लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते, देन दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. सो वी कैन से एग्रीमेंट इज़ वाइडर इन स्कोप सिंस इट कंटेन्स सोशल एज वेल एज लीगल एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा वाइडर टर्म है, इसमें हर तरह के एग्रीमेंट आ जाते हैं. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें वही एग्रीमेंट हम शामिल करते हैं विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. वी कैन से और इट इंडिकेट्स दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत है वो एग्रीमेंट से ही होती है. सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एग्रीमेंट क्या है. एग्रीमेंट इज़ a proposal made by one party to the other party, and the other party when give its acceptance to the proposal, then it becomes an agreement. And to call it a contract, it must be enforceable by law. So in every contract two features must be there. Except this, there are some essentials of a contract. To call a contract, there must be some essential features in that agreement. What are those? Let us discuss one by one. On left side of the board, you must be seeing essentials of a valid contract.
First is lawful offer and acceptance. Lawful offer means कि, as I have told you, कि in agreement there must be a proposal from one party, so that offer must be legal one. Agreement requires two parties for its formation. One party offers and the other accept it. एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, देन एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. बट द थिंग इज कि ऑफर which a party or one party is making must be lawful and definite, and acceptance must be absolute and unconditional. एक पार्टी जो ऑफर कर रही है वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, और जो दूसरी पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है दैट मस्ट बी अनकंडीशनल. So thus in order to form a valid contract there must be lawful offer and acceptance. Second is intention to create legal relations. The parties to an agreement must have an intention to create a legal relationship among themselves. दो पार्टीज जब आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं वो तभी कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेगा जब उनके बीच में आपस में लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की उनकी इंटेंशन होती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स रात को डिनर पे मिलने का अगर प्लान करते हैं, उनके बीच में कोई ऐसी एग्रीमेंट होता है कि लेट अस मीट एट डिनर, वन पर्सन रीचेस इन द रेस्टोरेंट एंड द अदर पर्सन डज नॉट कम, वो दूसरा आया नहीं, तो ये कोई लीगल रिलेशन हम इसको नहीं कह सकते. ये एक सोशल रिलेशन है जिसमें एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस किया, दूसरे ने उसको पूरा नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बट the intention of both the parties were not to create legal relationship. It was a social relation among them which was not fulfilled by the one party. So this type of agreement cannot be called a contract. Third is capacities of parties. The parties to an agreement must be competent to enter into a valid contract. जो agreement करने वाली parties हैं उनमें agreement करने के लिए capacity होनी चाहिए. Capacity का मतलब वो कुछ कंडीशंस दोनों पार्टीज़ को फुलफिल करनी होंगी. फर्स्ट इज़ person should be at the age of majority, that is they must be of the 18 year age or more. Second, they should be of sound mind, and third, not be disqualified from entering into a contract. किसी भी तरह का उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनल केस या गवर्नमेंट की तरफ से उन पर किसी तरह का कोई बैन नहीं लगा हुआ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, then they will not be able to enter into any contract if such situation like this is there. Then lawful consideration. Lawful consideration means something in return. The parties to an agreement must give something and must get something in return. जो भी पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगी in return. In other words, something given or obtained by the party from each other is known as consideration. For example, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदने का एग्रीमेंट किया. In this agreement, in this contract, one party is getting scooter and the other party is getting money in return in exchange of that scooter. It is a price for promise. An agreement without consideration is not enforceable by law. अगर स्कूटर किसी ने ऐसे ही देने की बात की है विदाउट एनी कंसिडरेशन, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी कॉल्ड अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उसमें जो कंसिडरेशन है वो मिसिंग है. नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट. सॉरी. अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक. फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज फ्रीली उस एग्रीमेंट, उस समझौते के लिए सहमति दें. उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई धोखा, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई गलत रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक, ऐसी किसी चीज़ का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री. It implies that party must enter into contract without any pressure, whether physical or mental. इसका मतलब ये है कि पार्टीज जब भी किसी एग्रीमेंट में एंटर करें तो ये प्री कंडीशन है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई फिजिकल या मेंटल प्रेशर होना नहीं चाहिए. द पार्टी शुड बी एट idem agree on the same thing in the same sense.
दोनों ही पार्टी जब किसी बात पे एग्रीमेंट कर रही हैं तो वो सेम सेंस में उस एग्रीमेंट को लें और सेम उनकी सेंस लेनी चाहिए उनको. इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनफेयर मीन्स देन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. अगर एक पार्टी की सहमति नहीं है, ज़बरदस्ती उससे कोई आपने एग्रीमेंट करवाया है, एग्रीमेंट पे साइन करवाया है, तो उसकी इच्छा पे उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कह सकते हैं. वो कभी भी उसके अगेंस्ट वॉइड उसको घोषित कर सकता है. नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी आपने एग्रीमेंट करना है, दैट मस्ट बी लीगल. द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल इफ it is forbidden by any law. It is forbidden any law. It is of such a nature that if permitted would defeat the provision of law. कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की तरफ से प्रतिबंधित है या ऐसी नेचर का है जिसमें लॉ का प्रोविज़न टूटता है, या ये कोई फ्रॉडुलेंट नेचर का है, या किसी भी पर्सन के जान और माल को ये नुकसान पहुंचा सकता है, या एक कोई इमोरल नेचर और इमोरल पॉलिसी है, कोई पब्लिक पॉलिसी जो आप अडॉप्ट करने जा रहे हो इस एग्रीमेंट से, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे अनलॉफुल है, इलीगल है. सो दिस इज द प्री कंडीशन टू कॉल एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट. its object must be legal. Then seventh point is not expressly declared void. Agreement must not have been declared void under the Indian Contract Act. जो एग्रीमेंट है वो void नहीं होना चाहिए. void का मतलब होता है व्यर्थ नहीं होना चाहिए, यानी the agreement which has no meaning. The agreement declared void under the Contract Act are agreement in restraint of marriage, in restraint of trade, agreement in restraint of legal proceeding and wagering agreements. तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब किसी की मैरिज में रुकावट डालने का एग्रीमेंट, ट्रेड में रेस्ट्रेंट डालने का एग्रीमेंट, लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालने का एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट मीन्स धोखाधड़ी के जो एग्रीमेंट होते हैं, ये सारे जो हैं ये वॉइड हैं. लॉ की नज़रों में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. वॉइड मतलब जो शुरू से ही व्यर्थ है, विच कैन नॉट बी लीगली इम्प्लीमेंटेड. The above mentioned agreements are not enforceable by law. जो मैंने अभी आपको बताया है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सारे अनलॉफुल हैं. तो ये जो एग्रीमेंट है ये हमेशा अनएनफोर्सेबल रहते हैं, चाहे कि दोनों पार्टीज उस पर अपनी सहमति भी दे रहे हों, दोनों की कंसेंट उस पर सेम है, मैच करती है, बट इवन देन दीज आर नॉट एक्सप्रेसली implemented. Next is possibility of performance. Possibility of performance, as the name itself is indicative, agreement ऐसा होना चाहिए जो कि possible है, जिसको आप perform कर सको. जो agreement perform ही नहीं हो सकता, which is impossible to perform, that cannot be enforced. जैसे for example, X agrees with Y to double the wealth by magic or to make two parallel lines meet, are agreements which are impossible to perform. दो पार्टीज का एग्रीमेंट होता है कि आसमान से मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा या मैं दो पैरेलल लाइन को मिला के दिखा सकता हूँ. दीज आर नॉट परफॉर्मेबल इवेंट्स, ये हो ही नहीं सकता. तो इनके लिए जो एग्रीमेंट किए जाएंगे तो वो भी वॉइड ही होंगे. These agreements cannot be enforced and the parties concerned cannot seek redressal in case of non-performance of the promise. अब एक पार्टी ने प्रॉमिस किया कि जी मैं दो पैरेलल लाइन को मिलाऊंगा या मैं तारे तोड़ के लाऊंगा आसमान से, और वो हो नहीं पाया, तो दूसरी पार्टी लीगली एनफोर्स नहीं कर सकती इस चीज़ को कि हाँ जी इसने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, देन आई शुड बी गिवन रेवेन्यू या कह लो रिड्रेसल शुड बी गिवन टू मी. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एग्रीमेंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए. दीज शुड नॉट बी वेग, अदरवाइज एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. क्लियरली मैंशनड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, एक्स एग्रीज टू सेल 100 बुक्स टू वाई. दिस एग्रीमेंट इज नॉट सर्टन एज इट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुक्स टू बी सोल्ड. दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ 100 बुक्स को बेचने का, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है किस टॉपिक की हैं, किस ऑथर की हैं, किस फील्ड की हैं, किस सब्जेक्ट की हैं. तो वो तो
क्लैरिटी के बिना तो वो परफॉर्म सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा। सो अनसर्टन एग्रीमेंट के लिए आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर वाइल साइनिंग एन एग्रीमेंट। तो अगर उसमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो एक पार्टी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकती, और इसलिए हम उसको लीगली भी एनफोर्स नहीं करा सकते। Next is last point of the essentials of a valid contract is legal formalities. An agreement is required to fulfill all the legal formalities, otherwise it becomes unenforceable. एक जो एग्रीमेंट है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना उसका ज़रूरी है। अगर उसकी लीगल को रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं तो वो अनएनफोर्सेबल होता है। An oral agreement is as good as written one, even then it is in the interest of the parties to do a written agreement. किसी भी एक्ट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली एनफोर्स कराने के लिए ये पहली बात होती है कि ऑल द कंडीशंस मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। ओरल एग्रीमेंट भी सही माना जाता है, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिटन एग्रीमेंट कम्स टू अ रेस्क्यू। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग इज नेसेसरी इन केस ऑफ लीज, गिफ्ट, sale, mortgage of immovable property, negotiable instruments, memorandum and article of association of a company. तो जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होगा, स्पेशली इन केस ऑफ आपने कोई प्लॉट सेल किया है, कोई रियल एस्टेट की सेल की है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिरवी रखे हैं, कोई भी आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है कंपनी का, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली रिटन, साइंड एंड स्टैम्प्ड if law requires so. An agreement should comply all statutory requirement, otherwise it can become unenforceable on technical basis despite the fact that it satisfy all other essential of the contract. अगर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं बट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म, तो ये जो लॉ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, बिकॉज कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ किस किस बात पे एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स फाइनल हुए थे। सो एग्रीमेंट कैन ओनली बिकम कॉन्ट्रैक्ट इफ फुलफिल ऑल दीज मेंशन्ड एसेंशियल्स। जो ये 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहने के लिए इन 10 फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। In case any of these feature is not satisfied by the agreement, then it cannot become a contract. So that is why it cannot be enforced by court of law. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन 10 फीचर्स में से कोई भी फीचर्स मिसिंग है तो हम उसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते, नीदर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। It again emphasizes that every contract is an agreement, but all the agreements are not contract. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब में एग्रीमेंट कहीं ना कहीं शामिल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही एग्रीमेंट से होती है। बट जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एग्रीमेंट को तभी कहा जाएगा जब ये एसेंशियल फीचर्स को पूरा करेगा। नाउ लेट अस डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कितनी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है। तो ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा चार मेथड्स हैं, इसके 4 क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया कैसे गया, उसकी फॉर्मेशन क्या है। फिर सेकंड, पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ कितनी हैं। देन थर्ड, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर हो चुका है या उसका अभी होना बाकी है। फोर्थ इज़ वैलिडिटी और लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Let us first take up method of, on the basis of method of the formation of contract. Method of formation of contract के बेस पे हम कह सकते हैं 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज implied contract, and the third is quasi or constructive contract. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो पार्टीज आपस में एक्सप्रेसली एग्रीमेंट करती हैं, ऑरली और इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो जब फॉर्मेशन के टाइम दोनों पार्टीज आपस में सारी बातों को एक्सप्रेस कर लेती हैं, खुल के डिस्कस करती हैं, मे बी ऑरली और मे बी इन द रिटन फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
An implied contract is one which comes into existence by the acts, the conduct of parties or the course of dealing between them. Implied का सिंपल मीनिंग होता है अंडरस्टूड। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो पार्टीज के बिहेवियर से, उनके कंडक्ट से, उनकी डीलिंग से अंडरस्टूड होती हैं, इम्प्लाइड होती हैं। इन अदर वर्ड्स, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अदरवाइज देन इन स्पोकन और रिटन, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दो पार्टीज बिना कुछ कहे अपने बिहेवियर से या अपने एक्ट से ऐसे चलती हैं कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है, that is called implied contract. जैसे कि for example, when you enter into a restaurant and you order a cup of coffee or tea. Second, when you get into a public transport, तो जब आप किसी बस या ट्रेन के में सफ़र करते हो तो एक आपके और दूसरी पार्टी के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि रेस्टोरेंट में जाके अगर टी या कॉफ़ी ऑफ़र की है, ऑर्डर की है, तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये अंडरस्टूड है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि यू विल गेट अ कप ऑफ टी एंड इन रिटर्न यू विल मेक द पेमेंट। सेकेंड, गेट इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप टिकट बाय करोगे, उसके बाद ही ट्रेन में एंटर करोगे। या अगर आप बस में एंटर कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में बैठ के आपको टिकट तो लेना ही है। इसमें कोई वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती पूछने की कि जी मैं बस में जा रहा हूँ, मुझे टिकट लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। दैट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि वो अंडरस्टूड है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। यू हैव एंटर्ड इनटू द रेस्टोरेंट और इन अ बस, तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। थर्ड इज क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। In a quasi contract, there is no intention of the parties to form a contract, but it is created by law. कोई इंटेंशन नहीं होती दो पार्टीज की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी भी ट्रेडर की शॉप पे चले गए और वहाँ पे आपने कुछ गलती से छोड़ दिया अपना लैपटॉप या मोबाइल, तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसका ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या जो आपका वॉलेट वहाँ रह गया उसको आपको वापस देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने फॉर्मली इंटेंशनली कोई भी एग्रीमेंट किया नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया लीगली कि अगर कोई गलती से ट्रेडर वहाँ अपना सामान छोड़ गया है या पर्सन कुछ छोड़ गया है, तो दूसरी पार्टी का ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो उसको वापस करेगा। ये था फर्स्ट ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज bilateral contract, second is unilateral or one-sided contract. Bilateral contract is one in which both the parties are required to perform their obligation at the time of formation of contract. So bilateral contract एक ऐसा contract होता है जिसमें at the time of formation दोनों ही पार्टीज को अपने अपने प्रॉमिस पूरे करने हैं, यानी दोनों ने अपने जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करनी है। यूनिलेटरल क्या होता है, जिसमें एक पार्टी, पहला मैंने आपको बताया था बायलेटरल, दूसरा था यूनिलेटरल और वन साइडेड। अ contract is said to be unilateral where one party has promised his obligation and the performance of obligation is outstanding on the part of the other party, जिसमें एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर देती है और दूसरी ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए टिकट खरीदी, दिल्ली से टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया। नाउ वन पर्सन हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रॉमिस, उसने पेमेंट कर दी है, टिकट ले लिया। नाउ अदर पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन टिल ही रीचेज द अमृतसर। तो जब तक वो अमृतसर नहीं पहुंच जाता तब तक उसका जो वो कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेशन है वो यूनिलेटरल रहेगी, यानी वन साइडेड। जब वो पर्सन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, अमृतसर पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे फिर वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड इज द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस एज फॉलो। फर्स्ट इज
executed contract and this second is executory contracts. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव प्रोमिस थे या ऑब्लिगेशन थे वो पूरे कर दिए. फॉर एग्जांपल एक शॉप पे आपने जाके साइकिल खरीदा, आपने साइकिल ले लिया और बदले में 4,000 रुपये उसको दे दिए शॉपकीपर को. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी यू हैव बॉट अ साइकिल एंड यू हैव मेड अ पेमेंट. दूसरा आ जाता है एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी मतलब कि दोनों ही इट इज़ इन दी प्रोसेस, यानी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो अभी ऑन वे है, कह लो अभी पूरी नहीं हुई, प्रोसेस चल रहा है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप शॉप पे गए हो, ठीक है, वहाँ आप साइकिल देख रहे हो, अपना माइंड बना रहे हो, ना तो आपने कुछ पसंद किया ना ही कोई पेमेंट की, तो ये जो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. एक होता है पार्शली एग्जीक्यूटरी, उसमें पार्शली एग्जीक्यूटेड वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई साइकिल पसंद किया, आपने पेमेंट भी कर दी, लेकिन वो डिलीवरी जो है वो कह रहा है कि कल आपके घर ये शाम को रेडी होके पहुंच जाएगा. तो जब तक साइकिल घर पे आपके डिलीवर नहीं हो जाता उस स्टेज तक ये पार्शली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा. यानी वन पार्टी हैज़ कंप्लीटेड इट्स प्रॉमिस एंड द अदर पार्टी हैज़ येट टू परफॉर्म. Fourth is validity or legality of the contract. Valid contracts, इसमें आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट सारी लीगल ऑब्लिगेशन, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, जिसमें सारे असेंशियल्स हैं एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे मैंने पहले बताए लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन एट्सेट्रा. तो ये जिसमें सारे ही ये फीचर्स होते हैं उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. मीन्स विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट विल बी कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कम्स द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल क्या होता है? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not on the option or the other or others is a voidable contract. जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ, एक पर्सन का माइंड उस पर बन रहा था, दूसरे को ज़बरदस्ती कहा गया, किसी भी गन पॉइंट पे उसको बोला गया साइन कर, या मेरे को ये चीज़ ज़बरदस्ती उसने बेचने को मजबूर किया, तो उस टाइम तो वो पर्सन अंडर प्रेशर साइन कर देता है, बट बाद में अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ की हेल्प लेता है तो वो उसको वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती मुझे मजबूर किया गया बेचने को. तो उसकी अगर वो चाहता है तो वो उसको रिवोक कर सकता है, वो उसको मना कर सकता है. दैट विल बी कॉल्ड वॉइडेबल एट दी विल ऑफ दी वन पार्टी. एक पार्टी अगर चाहती है कि मैं नहीं इसको पूरा करूँगा, मैं नहीं चाहता, मुझे फोर्स किया गया, तो फिर वो उसको राइट रखता है वो उसको वॉइड घोषित करने का. दैट विल बी कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि विच इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज मेड बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. जैसे जब दो पार्टीज़ ने एग्रीमेंट किया था तो वो वैलिड था, सही था, बट ग्रेजुअली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि वो वॉइड हो गया विद द टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू वाई फॉर 50,000 बट द हॉर्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अब जब हॉर्स ही नहीं रहा, एक्सीडेंट में हॉर्स की डेथ हो गई, तो वो वॉइड हो गया ना, वो पूरा ही नहीं हो सकता प्रॉमिस. Thus, a valid contract changes into void contract because of subsequent impossibility of performance. तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस को पूरा करना या प्रॉमिस को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है. एट दैट सिचुएशन दैट एग्रीमेंट बिकम्स अ void एग्रीमेंट. नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड तो है बट कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से या कुछ फॉर्मेलिटी पूरी ना होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ अपना घर या प्रॉपर्टी या प्लॉट सेल करने का एग्रीमेंट किया,
जो कागज़ तैयार हुए उसके ऊपर किसी के प्रॉपर साइन नहीं है या साइन सही नहीं है या स्टैम्प्स प्रॉपर नहीं लगी हुई, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता। तो जब तक वो सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती, सिग्नेचर और स्टैम्प और प्रॉपर ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर नहीं होते, तब तक वो अनएनफोर्सेबल ही रहेगा। नाउ लास्ट इज अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द लॉ इज़ नोन एज अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट किसी को मारने के लिए, किसी का किडनैप करने के लिए, किसी के काम में रुकावट डालने के लिए हम करते हैं, वो इलीगल होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, और दोज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट लॉ। सो वो एग्रीमेंट ही होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में तो आ ही नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट। So, students, this was our today's topic of Contract Act. In this, we have discussed meaning, sorry, meaning, its definition. Then we have discussed essentials of a valid contract. 10 points are there: lawful offer and acceptance, intention to create legal relation, capacity of parties, lawful consideration, free consent, lawful object, not expressly declared void, possibility of performance, certainty, and legal formalities. To call a legal contract, all these essentials must be there in an agreement. Then it will be enforceable by law. Then we have this classification of contract. 4 types of contracts are there on the basis of method of formation of contract, parties to contract, times of performance of contract, validity or legality of the contract. That's all for today. Thanks.